नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सरकार की नीति कौन तय कर रहा है? एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री? जी हां, ये आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या सवाल कर रहा हूं। ये सवाल मेरा नहीं है, बल्कि ये जो तीखा सवाल है ये है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के इस तीखे सवाल ने आज मोदी और उनके साथ साथ पूरी एनडीए सरकार को घेर लिया है। दरअसल राहुल गांधी ने यह सवाल बीजेपी सांसद कंगना रनौत के कृषि कानूनों पर दिए गए बयानों के बाद उठाया है। कंगना के बयानों का नुकसान बीजेपी को भी हो रहा है और इसीलिए आज कंगना ने अपनी बात पर खेद भी प्रकट कर दिया। लेकिन बात इसी से खत्म नहीं हुई, बल्कि अब राहुल गांधी के सवाल से तय हो गया है कि सरकार को अब किसी भी किस्म की मनमानी करने का मौका विपक्ष नहीं देगा। राहुल गांधी ने अपना सवाल एक छोटे से वीडियो में उठाया है। वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा देश की चुनावी हलचल भी देख लें। आज जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के मतदान भी हो गए हैं और राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में भी प्रचार के लिए पहुंचे और राहुल ने जम्मू प्रचार के लिए पहुंचे थे जम्मू के सोपोर में। और राहुल ने जम्मू कश्मीर के लोगों से स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो वापस करने के वादे पर रोजगार और उद्योग धंधे को लेकर भी बातें की। यानी कि स्टेटहुड की बात कर रहे थे राहुल गांधी रोजगार की बात कर रहे थे, उद्योग धंधों की बात कर रहे थे, एमएसएमई की बात कर रहे थे और हर काम में जो बाकी जितने भी काम हैं उन कामों को, उन धंधों को, व्यवसाय को लेकर जो अडानी और सरकार का मामला है उस पर भी राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। अडानी के हवाले करने को लेकर, यानी जितने भी काम धंधे हैं अडानी के हवाले कर दिए गए हैं, उसको लेकर भी मोदी सरकार से राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें वहां कही हैं और उसके अलावा वो कह रहे थे कि मेक इन इंडिया की बात करने वाले मोदी सब कुछ मेक बाय अडानी करते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आइए जरा पहले वो सुन लेते हैं। मेक इन इंडिया की जगह मेक बाय अडानी राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, जरा पहले इसको सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, कंगना रनौत की बात करेंगे। राहुल गांधी ने आज बहुत बड़ा एक प्रहार किया है नरेंद्र मोदी पर, उसको भी देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को सुनिए। ये मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है और कहते मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में। तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी, यानी आपको बता दूं दोस्तों कि आज मेक इन इंडिया अभियान के 10 साल पूरे हुए हैं। जी हां, आज 10 साल पूरे हो गए, जिसे मोदी बड़ी उपलब्धि की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने उनकी इस उपलब्धि का सच सामने दिखा दिया, सच सबके सामने ला दिया। वहीं राहुल ने सरकार की नीति पर भी सवाल उठाकर जनता के सामने बड़ा सच पेश कर दिया है। आइए जरा अब उस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी, जिसका मैंने जिक्र कार्यक्रम की शुरुआत में किया था, उस वीडियो को देखते हैं जिसमें राहुल गांधी सीधा सीधा नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार चला कौन रहा है। जरा सुनिए। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी को सावधान कर दिया है कि फिर से कृषि कानूनों को लागू करने की कोशिश न करें, वरना फिर से माफी मांगने की नौबत आ जाएगी। और उन्होंने साफ साफ कहा, मोदी जी ये बदमाशी मत कीजिए। बदमाशी शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया। इधर राहुल गांधी बीजेपी को सच का आईना दिखा रहे हैं, उधर बीजेपी के सहयोगी दल भी उसे आंखें तरेर रहे हैं।
जेडीयू ने फिर से बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। बिहार मजबूत होगा तभी देश विश्वगुरु होगा, यह सब श्याम रजक ने कहा। और श्याम रजक ने इतना भी कहा कि केंद्र सरकार में जेडीयू की भागीदारी है, लेकिन जो सुविधा मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि तेजी से विकास हो। वहीं श्याम रजक की इस मांग पर बीजेपी के मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि फालतू की बयानबाजी श्याम रजक को नहीं करनी चाहिए। जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच की ये बातचीत क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मर्जी से हो रही है, या ये दोनों भी अपने नेताओं के बयानों से वैसे ही पल्ला झाड़ेंगे जैसे अभी कंगना के बयानों से बीजेपी पल्ला झाड़ रही है? ये पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बयान पिछले दिनों आते रहे हैं जब नरेंद्र मोदी उससे पल्ला झाड़ते हुए भी नहीं दिखाई दिए, वहां चुप्पी साध लेते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, ताला लगा लेते हैं होठों पे। लेकिन इतना तय है कि अब केंद्र सरकार में भी दरार दिखने लगी है। अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हैं तो क्या मोदी सत्ता संभाल पाएंगे? और आज की तारीख में अहम सवाल यह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी हारती है तो क्या महाराष्ट्र और झारखंड में उसकी चुनावी तैयारियों पर इसका असर पड़ेगा? यह बड़ा सवाल है। असल में इस वक्त जिस तरह की सियासी हलचल मची है उसमें हर सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है और इन सब का असर बीजेपी पर हो रहा है। मोदी न चुनावी राज्यों में स्थिति संभाल पा रहे हैं और न ही अपने साथी दलों और सांसदों को बयानबाजी से रोक पा रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी के सामने घुटने टेक देगी कांग्रेस के सामने क्या घुटने टेक देगी बीजेपी? एक बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए जरा, हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 बड़े साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। शकील जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी का जो दूसरा वीडियो आपने देखा उसको आप कहेंगे तो दोबारा दिखा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और उस वीडियो पर आपकी समीक्षा और वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। एक बार दोबारा ले आइए। राहुल गांधी जब नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दे रहे हैं, कहें तो सीधा सीधा आज नरेंद्र मोदी को एक आईना दिखाने की कोशिश की। दूसरा वीडियो अडानी वाला नहीं, वो उसके बाद का जो वीडियो हमने दिखाया है उस वीडियो को लेके आइए। अडानी की बात खूब हो रही है इन दिनों, वो चर्चा कभी और, लेकिन इस वक्त चर्चा जो है वो महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए फिर से। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं राहुल गांधी आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं। चलिए यहीं से शुरुआत। ये बदमाशी क्या ये नागवार गुजरने वाली है? ये शब्द क्या बहुत दूर तक जाने वाला है? राहुल गांधी जो कह रहे हैं, और क्या राहुल गांधी ने यहां सीधा सीधा जो सवाल पूछा कि आखिर देश कौन चला रहा है, नरेंद्र मोदी या एक सांसद? यह भी बड़ा सवाल है। शकील जी, ये बिल्कुल सीधे, आजकल तो गाड़ियों में 6 गियर होते हैं और 6th गियर पे गाड़ी चला रहे हैं राहुल गांधी, तो स्पीड कितनी होगी इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। 80 से ऊपर आजकल थोड़ा वो बीप बजने लगता है नई गाड़ियों में, आप देखेंगे कि ज़्यादा स्पीड नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ की सड़कें धंस जाती हैं जहाँ तहाँ, इसलिए तो स्पीड भी बचा के रखना है। लेकिन 6th गियर पे गाड़ी जो चला रहे हैं राहुल गांधी, इसमें एक खबर ये भी आई है, आप बेहतर बताएंगे, कि अब जम्मू प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, यानी गाड़ी दौड़ रही है। और वैसे में नरेंद्र मोदी अमेरिका से आए हैं, लेने वाला कोई नहीं था एयरपोर्ट पे। कैसे देखा जाए इस बयान को? जी, राहुल गांधी ने कहा है किसानों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है, खूब कर रही है। अभी हमने लिखा यहां बैठने से थोड़ी देर पहले कि चुनाव की तारीख बढ़ा दी, ठीक है,
मगर धान खरीद की जो तारीख तय की थी 23 सितंबर, उसको भी बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दी। किसान जो धान लेके मंडियों में आया हुआ था वो सरकार ने खरीदने से मना कर दिया कि 1 अक्टूबर के बाद खरीदेंगे। एमएसपी पर नहीं बिक रहा है और व्यापारी जो है मनमाने रेट पर ले रहे हैं। किसान की रिस्पेक्ट हो गई, लुट गया किसान। सबको मालूम है कि हरियाणा का किसान सबसे बड़ा धान उत्पादक किसान है। जिन्होंने अर्ली बोनी की थी, अगती बोनी जिसको कहलाती है, वो फसल आ चुकी है और इसीलिए 23 सितंबर की डेट तय की गई थी वहां पे कि 23 सितंबर से सरकार एमएसपी पर खरीद शुरू कर देगी। लेकिन हट गए पीछे कि पता नहीं हमारी सरकार आएगी नहीं आएगी, हम क्यों खरीदें। भारी गुस्सा है किसानों के अंदर, भारी गुस्सा। तो ये सरकार जो है किस तरह से किसान विरोधी है, ये अब बताने के लिए किन्हीं उदाहरणों की और सबूतों की जरूरत नहीं बची है। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट करना चाहिए कि विचार किसके हैं। उन्होंने तो कहा ठीक है, मगर ये बात सबको मालूम है कि ये विचार तो बीजेपी के ही है जो कंगना रनौत को दिए गए थे। इसमें कोई नई बात नहीं है। और आप देखेंगे कि कंगना रनौत के समर्थन में कितने बीजेपी के लोग, उनके समर्थक लोग सामने आए हैं, विधायक आए हैं और जो भक्त कहलाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं, वो आए हैं। क्योंकि उन्होंने जो है, जब नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी और ये 3 काले कानून वापस लिए थे, तब उसका बड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा हमसे तो क्या क्या कहलवा लिया आपने, आतंकवादी, मवाली, खालिस्तानी। आके लोग लड़ते थे कि आप किनका समर्थन कर रहे हैं, इन किसानों का, ये किसान नहीं है। और जब नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी तो उनको तो बेचारों को बड़ी चोट लग गई, तो बड़े खुश हुए थे, कल से बड़े खुश थे कि हाँ कोई है हमारी झांसी की रानी जिसने बोल दिया ये वापस आएंगे कानून। और ये तो सबको मालूम है कानून वापस आएंगे। अगर मोदी जी ताकतवर बने रहे तो कानून तो वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सरकार है यह मूलतः किसान विरोधी है, व्यापारी समर्थक है। खुद मोदी जी ने कहा था, मोदी जी के शब्द थे कि सेना से ज्यादा रिस्क जो है वो व्यापारी लेते हैं। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राहुल ने बहुत सही मुद्दा उठाया है और उनका कहना यह बहुत जरूरी था। कल वो हरियाणा में जा रहे हैं, 2 सभाएं वो वहां पे लेंगे, वहां शुरुआत कर रहे हैं कल से हरियाणा में। और आज जम्मू कश्मीर में 2 जगह थे, एक जम्मू में थे और एक कश्मीर में थे। और दोनों जगह उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी। और इसमें जो सबसे खास बात रही है आज, वो थी जम्मू में जो थी वो वहां के व्यापारियों, उद्योगपतियों और प्रोफेशनल्स की मीटिंग। 300 से ज्यादा लोग थे जम्मू में। इसका महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है कि जब अगस्त में 5 साल पहले 370 हटाई थी तो मोदी जी ने और अमित शाह ने कहा था कि बहुत भारी इन्वेस्टमेंट जम्मू में आने वाला है, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी। उसको 5 साल हो गए हैं, 2019 में हटाया था 370 और 5 साल में वहां 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। आज वहां जितने भी उद्योगपति थे, प्रोफेशनल्स थे, सारे के सारे बिजनेस से, व्यापार से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने राहुल से ये कहा कि हम तो बर्बाद हो गए, इससे पहले तो हमारा काम धंधा अच्छा चल रहा था। तो ये स्टेटमेंट करता है जम्मू में अभी पोलिंग होना है, लास्ट फेज में वहां पोलिंग है जिसमें जम्मू में पोलिंग होना है। अभी मालूम पड़ जाएगा कि इसका नतीजा जम्मू में क्या होता है। राहुल ने बहुत सही समय पे जम्मू के अंदर ये मीटिंग ली है। 370 एक ऐसा सवाल था जिसका कोई महत्व नहीं था, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो गई थी। लेकिन भावनाओं को भड़काने के लिए, बहकाने के लिए एक इसको बड़ा इश्यू बनाया गया। आज आप अगर चुनाव में कश्मीर के देखेंगे तो सबसे बड़ा चुनाव स्टेटहुड की वापसी का है। ठीक है, पार्टियां वादा कर रही हैं 370 का, लेकिन सबको मालूम है कि 370 का कोई महत्व नहीं है, न ही उसको वापस आना है। जम्मू में सब लोग कहते हैं, कांग्रेसी भी खुद कहते हैं, सब कहते हैं, कांग्रेस ने तो वादा भी नहीं किया 370 का, कांग्रेस तो बोलती भी नहीं है। लेकिन
स्टेटहुड पे बोलती है। स्टेटहुड पे आज भी राहुल ने बोला कि आजादी के बाद कई राज्य बनाए गए और कई केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर राज्य बनाया गया तरक्की देकर। लेकिन यह आज पहली बार हुआ कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, डिमोशन। दूसरी बात, अभी आपने बताया कि राहुल ने कहा कि ये जो है मेक इन इंडिया बोलते हैं। अच्छा साहब, मेक इन इंडिया जो था, जो यहां पैदा होता था, वो भी अब चीन से मंगाने लगे हैं। एप्पल शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में चुनाव है अभी। यहां का एप्पल दुनिया भर में मशहूर था, विदेशों में जाता था। अंबरी एक बहुत मशहूर सेब है वहां का, जो हमारे इंडिया के मार्केट में, दिल्ली में भी बहुत मुश्किल से मिलता है, ये कनॉट प्लेस में कहीं कहीं मिल जाता है। तो एक अंबरी बहुत नेचुरल किस्म का सेब है, वो सारा विदेश में चला जाता है। उसके नाम से चीन से नकली अंबरी आ रहा है यहां पे। तो एप्पल तक चीन से आ रहा है, लेकिन चीन में जो एप्पल है वो पहुंचा नहीं सकते क्योंकि उनके साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है। तो चीन जो है वो यूएई के थ्रू पहुंचा रहा है। यूएई का एप्पल हमारे यहां आ रहा है और यूएई में एप्पल होता नहीं है जी। मेक इन इंडिया, जो लहसुन जो है हमारे यहां इतना बड़ा होता था, वो लहसुन भी चीन से आ रहा है। राहुल ने बहुत सही मुद्दा उठाया कि ये जो है अडानी साहब असेंबल कर रहे हैं, अडानी साहब बना भी नहीं रहे उसको, सिर्फ उनके नाम का ठप्पा लगता है और वो भारत में सब कुछ बिक रहा है। तो ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। राहुल बहुत सही सवाल उठा रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इन दोनों चुनाव से ही, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, झारखंड और महाराष्ट्र का, उसकी नींव है ये कि अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इन दोनों चुनावों को जीत जाती है तो झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए भारी मुसीबत है। वहां फिर कोई संभावना नहीं है झारखंड और महाराष्ट्र में। और अभी तक हरियाणा में स्थिति कांग्रेस की अच्छी है, अपर हैंड है, विवाद हुए, सब हुए, वो करीब करीब निपटने की तरफ है। और जम्मू कश्मीर में भी अच्छी स्थिति है। तो ये जो चुनाव है ये राहुल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और राहुल जो है इसीलिए ये सारे के सारे सवाल उठा रहे हैं। किसानों का सवाल डायरेक्ट हरियाणा से भी जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर से भी जुड़ा हुआ है, और इसी तरह मेक इन इंडिया का सवाल भी बॉम्बे से भी जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र से भी जुड़ा हुआ है, सब जगह से जुड़ा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। मेक इन इंडिया या मेक बाय अदानी, ये पूछ रहे थे आज राहुल गांधी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन उसके अलावा, क्योंकि मेक इन इंडिया करते करते 10 साल हो गए, ये करते करते आप अब मेक बाय अदानी कर दिया आपने, और ये बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। अदानी, और जब अदानी का नाम ले रहे थे राहुल गांधी, आपको याद होगा संसद के अंदर, तो वहां अदानी शब्द कहने से रोका गया, तो फिर A1 और A2 कहने लगे, अदानी अंबानी। ये दो बात राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं। अदानी अंबानी को लेकर जितनी बातें भी राहुल गांधी ने कही हैं, उसमें से बहुत सारी बातें, लगभग 100% कहें तो बातें सही सच साबित होती आई। और इस प्रकार धीरे धीरे, और जो यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं राहुल गांधी, बहुत ही वाजिब क्लेम है कि आखिर आप मेक इन इंडिया करते करते मेक बाय अदानी कैसे आपने कर दिया। चाहे एयरपोर्ट्स हों, पोर्ट्स हों, सड़कें हों, या वैसी कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर अब आज अदानी या अंबानी का ठप्पा न लगा हो। इसलिए भी वाजिब है ये सवाल करना राहुल गांधी का। और सेब की बात आप बता ही रहे हैं, सेब कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इन जगहों के सेब बागानों के जो किसान हैं, उनकी क्या हालत है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए उस पर उतनी बातें न करके आगे बढ़ते। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं, मोदी जी बदमाशी मत कीजिए। क्या मायने निकाला जाए राहुल गांधी के? और दूसरा जो पहला शुरुआती शब्द है, सेंटेंस है उनका, वो कह रहे हैं कि सरकार कौन चला रहा है, आप चला रहे हैं या एक सांसद चला रही है? क्या मायने हैं इसके? जी शुक्रिया राजीव जी। बिल्कुल बड़ा सवाल है कि सरकार कौन चला रहा है, कि इस सरकार के बिहाफ में कोई सांसद कैसे कह सकता है कि, या कह सकती है कि 3 कृषि कानून फिर से लाए जाएंगे। ये कैसे भरोसा दे सकती है, कैसे कह सकती? तो सरकार ही कह सकती है, लेकिन फिर भी वो सांसद कह रही है और बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वो उस सांसद के साथ है, उसके वक्तव्य के साथ है, इसके बावजूद कि वो अपनी बात से यू टर्न ले चुकी है
और इसके बावजूद कि बीजेपी उस बयान से किनारा कर चुकी है। इसका मतलब है कि कुछ बदमाशी हो रही है, यानी कर कुछ रहे हैं और बता कुछ रहे हैं। मैं जो बदमाशी का मतलब समझ रहा हूं यही है कि बीजेपी अक्सर यही करती है कि कहती कुछ है और करती कुछ है। तो क्या यहां भी वो ऐसा ही कर रही है? इस हिसाब से राहुल गांधी ने ये हमला बोला है, बड़ा सवाल है। ये सवाल ही अपने आप में हमला है और इस सवाल का महत्व चूंकि हरियाणा चुनाव से ज्यादा जुड़ा हुआ है जी। आंदोलन का, मनोहर लाल खट्टर ने भी जो बातें कही हैं वो किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हरियाणा का बॉर्डर जाम है वगैरह वगैरह बोल रहे हैं, किसानों के खिलाफ अपमानजनक बातें कर रहे हैं, या इससे पहले भी ये कर चुकी हैं कंगना रनावत। बीजेपी के तमाम नेता किसानों को खालिस्तानी और दूसरे तरह से अपमानित कर चुके हैं। तो ये मुद्दा हरियाणा के में एक इमोशनल मुद्दा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसान ही केवल आहत होते हैं। जब किसानों को कहा जाता है तो गैर किसान को भी बुरा लगता है जो किसान नहीं है। और किसान कहाँ नहीं है, हर जिले में हर कस्बे में किसान है। तो एक तरह से पूरे हरियाणा का ये मामला हो जाता है जात पात से उठ करके। इसीलिए मैं तो ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से 3 आत्मघाती गोल आज से कल तक में किए हैं बीजेपी के बड़े नेताओं ने। एक कंगना रनावत का बयान, दूसरा मनोहर लाल खट्टर का बयान और तीसरा आज स्वयं नरेंद्र मोदी का बयान सोनीपत से, जिसका मैं खास तौर से जिक्र करूंगा। सोनीपत में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि गलती से भी पर 2-3 बार जोर देते हुए अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो हरियाणा बर्बाद हो जाएगा, यही उन्होंने कहा। अब देखिए, कांग्रेस सत्ता में आ गई, ये बात नरेंद्र मोदी के मन मस्तिष्क में छा गई। इस बात को समझिए, उनके मन में ये बात आ गई कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी मान रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बात को याद दिलाना चाहता हूं कि कर्नाटक में भी यही भाषा थी। अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो पूरे कर्नाटक में सांप्रदायिक दंगे होंगे, याद है ना? उस समय भी इनके दिमाग में ये बात आ गई थी। सारे रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट्स, अपना आकलन, दूसरों का आकलन सब मिला के उनको दिख रहा था कि हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं। और इस बार भी हरियाणा में वही शब्द उसी अंदाज में नरेंद्र मोदी के मुंह से निकले हैं और इसका सीधा संकेत है कि वो सत्ता से जा रहे हैं। अगर थोड़ा और आप याद करें तो हमें याद आता है, और भी बहुत जगह होंगे, लेकिन दिल्ली भी याद आता है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में जीत गई, आ गई वापस, तो क्या होगा? तो एक कौम के बारे में कि वो जाकर के ये शायद सर्वेश, ये बीजेपी के दूसरे नेता ने कहा था कि बलात्कार करेंगे, इस तरह की बात कही थी। मैं बोलना नहीं चाहता वैसे शब्दों को, लेकिन उसने कहा था। और अमित शाह ने कहा था कि वोट यहां डालो, करंट पाकिस्तान में लगेगा और शाहीन बाग में लगेगा, इस तरह की बातें कही थी। तो जब हारने लगते हैं तो इनकी भाषा, इनकी जुबान जो है बोलने लगती है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तब तो भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी आप हमको हमारे काम के लिए वोट मत दीजिए, कांग्रेस सत्ता में ना आए इसके लिए वोट दीजिए। वो कांग्रेस से डराने का काम कर रही है, और ये बीजेपी तब करती है जब उसको बिल्कुल विश्वास हो जाता है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। तो बीजेपी ने बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने 3 आत्मघाती गोल किए हैं, जिससे मैं तो आज कह सकता हूं कि कांग्रेस की उम्मीद खत्म हो गई है हरियाणा में। ये इस बात को राजनीतिक रूप से मान लिया गया है, और हम विश्लेषक की नजर से भी ये मानते हैं कि बीजेपी की उम्मीद
खत्म हो गई है हरियाणा में इन 3 आत्मघाती गोलों के बाद। ये राहुल गांधी ने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, चाहे वीडियो के माध्यम से बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, चाहे आज जो ट्वीट किया उन्होंने किसानों को लेकर के जो बताया, और फिर जो बाइट आपने दिखाई किसानों को लेकर के जो सवाल खड़े किए, उससे उन्होंने हरियाणा के राजनीति की नब्ज को पकड़ लिया। पकड़ पहले भी चुके हैं, लेकिन इस बार झकझोर दिया लोगों के मन मस्तिष्क को उन मुद्दों से। और इससे पहले जम्मू कश्मीर में आप चर्चा कर चुके, सेब का उन्होंने उदाहरण दिया, कहा कि भाई हमारे सामने में काजू अखरोट वगैरह तो आपने रखा, लेकिन सेब नहीं रखा, आपने अपना प्यारा सेब वो आपने क्यों नहीं रखा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये सेब, इस मतलब कहने का मतलब था कि ये तो अडानी ले जा रहे हैं, हमारे पास उपलब्धि नहीं है, उस तरह की बात उन्होंने कही। हर चीज अडानी का, वो भी उन्होंने गिनती से बताया कि इसमें भी अडानी टैक्स, उसमें अंबानी टैक्स, इसमें अडानी टैक्स, एयरपोर्ट से लेकर के सेब तक का पूरा लंबा किस्सा उन्होंने बताया। तो उन्होंने लोकल लोगों को जोड़ा कि आपकी बेरोजगारी का कारण, आपके कारोबार के बुरा होने का, चौपट होने का कारण यही है कि सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म, चंद उद्योगपतियों के लिए देश के संसाधन को लुटा रही है, आपसे अवसर छीन रही है, कारोबारी बेचैन है, युवा परेशान है। उन्होंने साफ साफ, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, ये दोनों बातें एक दूसरे के मतदाताओं को प्रभावित भी करते हैं। जी बिल्कुल। अदानी अंबानी पर क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने आज जम्मू से सीधा निशाना साधते हुए, जरा वो सुन लेते हैं एक बार फिर से, और फिर सीधे आऊंगा प्रशांत टंडन जी आपके पास। और यहां से अदानी अंबानी पर निशाना साधने का मतलब क्या है वो भी समझें आपके जरिए। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे फेज का मतदान, हालांकि सबसे कम पोलिंग जो हुई है वो श्रीनगर में हुई है, उसकी भी चर्चा आगे करेंगे हम। लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी का उधर जम्मू कश्मीर में होना और प्रधानमंत्री का इधर हरियाणा के पानीपत में होना, जहां यह कहा गया, सुना गया, देखा गया कि भीड़ बहुत कम थी। और वहीं पर जो बातें हुई, अभी सुन रहे थे प्रेम कुमार जी से कि मोदी जी उसी पानीपत की रैली में आज कह रहे थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई, अगर का मतलब क्या होता है, हटा दीजिए, अगर को किनारे कीजिए, फिर सोचिए। प्रेम जी कुछ कह रहे हैं, प्रेम कुमार जी। मैं कह रहा था पानीपत नहीं, सोनीपत। सोनीपत जी, सोनीपत में कोशिश करता हूं वो वीडियो भी आप तक पेश करूं, आप लोगों को दिखाऊं। नरेंद्र मोदी जी को अगर आप पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं तो बिल्कुल दिखाऊंगा, लेकिन उनसे पहले राहुल गांधी को जो लोग सुनना पसंद करते हैं वो एक बार फिर से सुनिए। और अदानी अंबानी के मसले पर राहुल गांधी ने आज फिर से मोर्चा क्यों खोला है, ये जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। एक बार जरा जल्दी से पहले उस बाइट को सुन लेते हैं। ये मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, और कहते मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में, मेक बाय अडानी हो गया है। आप गुमराह कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। और यहां जब ये बात कह रहे हैं तो ये धरती, ये जगह जो है वो जम्मू कश्मीर है। वहां आज दूसरे छोर पे चुनाव हो रहे हैं। चुनाव सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अब खत्म हो चुके हैं चुनाव, मतदान सेकेंड फेज। और यहाँ राहुल गांधी की ये एक बात, दूसरी बात जो वीडियो जारी करके उन्होंने सीधा सीधा पूछा है कि नरेंद्र मोदी जी देश आखिर कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री चलाते हैं देश या एक सांसद चला रही है? प्रशांत टंडन जी। देखिए, पहली बात तो जम्मू कश्मीर की कर रहे, क्योंकि आज पहला चुनाव हुआ सेकेंड फेज में वैली में जी, और वैली में 50% से ऊपर पोलिंग हुई है, जो कि काफ़ी इसको कहें कि बेहतर मानी जाएगी, इसलिए क्योंकि दशकों से वहाँ पे इलेक्शन के बायकॉट का सिलसिला चला है। और जम्मू कश्मीर में लोग बढ़ चढ़ कर पोलिंग स्टेशन पे आए, ये बड़ी बात है।
बीजेपी की वहाँ पे रणनीति बहुत अजीब सी है। हम लोग चर्चा यहाँ पे कई बार कर चुके हैं कि बीजेपी यहाँ उत्तर भारत में कश्मीर के नाम पर वोट मांगती है और 370 वोट मांगती है। कश्मीर में जाने के बाद वो 370 का नाम नहीं लेते। कश्मीर में जाने के बाद वो कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं लेते। कश्मीर में जाने के बाद वो बहुत कुछ भूल जाते हैं। लेकिन कश्मीर में लग रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो मजबूती से वहाँ पे वापस आ रही है और ये बड़ा शुभ संकेत है। जहाँ तक देखिए कंगना रनौत की बात है, कंगना रनौत पे कैसे यकीन करें कि वो बीजेपी के लीडरशिप की बात नहीं कर रही थी, अपनी बात कर रही थी। क्योंकि उनके सारे बयान उनके निजी बयान नहीं कहे जाते हैं, कुछ सेलेक्टिव बयान उनके निजी बयान कहे जाते हैं। तो या तो आप उनको कह दें कि भाई इनके बयानों को जो है परमानेंटली माना जाए कि इनके निजी विचार हैं, क्योंकि जब वो बहुत सारी अनर्गल बातें करती हैं तब वो नहीं माने जाते कि उनके निजी विचार हैं। अब किसानों पे कह दिया हरियाणा का इलेक्शन है तो परेशानी हो गई। लेकिन मैं राहुल गांधी की इस बात से जिससे उन्होंने इशारा किया है उससे सहमत हूं कि बीजेपी अक्सर क्या करती है कि ये टेस्ट बलून उड़ाती है, हवा का रुख भांपने के लिए गुब्बारे छोड़ती है कि हवा किस तरफ बढ़ रही है और उसके हिसाब से वो अपना प्रचार और आगे की कार्रवाई करते हैं। आपको याद होगा कि संविधान भी ऐसे ही टेस्ट बलून था, जो 5-6 सांसदों से और बीजेपी के नेताओं से संविधान की बात कहलाई और आरक्षण को खत्म करने की बात कहलवाई कि संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। उसके बाद जब उस पर बहुत शोर मचा तो उसको विड्रॉ किया गया, चुनाव में उसका असर पड़ गया। किसानों के जो कृषि बिल है और जो कंगना रनौत की बात है कि इसको किसानों को स्वीकार करना चाहिए, बिल सरकार को दोबारा लाना चाहिए, ये भी वैसे ही एक टेस्ट बलून है राजीव जी। ये उड़ाया गया है देखने के लिए कि प्रतिक्रिया क्या होती है, और अगर उसकी प्रतिक्रिया बहुत जैसी राहुल गांधी ने दी, अगर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती तो ये किसान बिल के बारे में सोचते। और अभी भी मैं कहूँगा कि भले ये कह दिया गया प्रवक्ताओं के द्वारा कि ये कंगना का निजी विचार है, लेकिन किसानों के बिल का मामला पूरी तरीके से वापस नहीं हुआ है। ये बात सोचनी चाहिए, इसलिए क्योंकि अडानी जी के इन्वेस्टमेंट वापस नहीं हुए हैं। जो उन्होंने बड़े बड़े स्टोर बना दिए हैं, ग्रेनरीज बना दिए, वो वापस नहीं हुए हैं। तो इसलिए ये कहना कि कंगना रनौत एकदम गलत बोल रही हैं, ये बात ठीक नहीं है। जब तक जब नरेंद्र मोदी जी को वापस अगर सफलता हासिल हो गई मेजॉरिटी की, तो ये वापस सोच सकते हैं। या अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इन कृषि बिलों को समर्थन देने को राजी हो जाते हैं तो ये ले आएंगे। प्रशांत जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी प्रशांत जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं और जोड़ेंगे उनको फिर से, लेकिन आना चाहता हूं सुनील शुक्ल जी। जी प्रशांत जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए जी। तो यही मैं कह रहा था कि कंगना के बात को बहुत लाइटली नहीं ले सकते। ये हरियाणा के चुनाव तक उनको ये रोका गया है। हरियाणा के चुनाव के बाद देखिएगा बीजेपी क्या करती है। लेकिन बात यह भी है ना प्रशांत जी कि बीजेपी जब 303 सीटों वाली पार्टी थी, जब 353 सीटें 350 सीटें वहां थी टोटल, तब नरेंद्र मोदी जी को वन फाइन डे आकर कहना पड़ा कि शायद मेरी तपस्या में ही कमी रह गई। तो अब 240 जी उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, लेकिन अभी फिर से चुनाव हैं। किसानों को रुष्ट करके, दुखी करके आप कितने दिन इस देश में, जो कृषि प्रधान देश है, इस देश में राजनीति कर लेंगे?
किसानों को आप किसानों का दमन दूसरे इधर उधर से करना चाहते हैं करिए, लेकिन सीधा सीधा प्रहार अगर करेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। ये नरेंद्र मोदी भी समझते हैं। अगर ऐसा नहीं समझते तो फिर जब इससे पहले उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव 2017 में भी था, जब 2016 में नोटबंदी कर दी थी उन्होंने, और उसके बाद नोटबंदी जब जीत करके आए, अखिलेश की सरकार चली गई, अखिलेश यादव जी की सरकार चली गई, तो उनका था कि देखो जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया इस नोटबंदी के। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन उस सर्टिफिकेट और इस सर्टिफिकेट में बहुत फर्क है। कंगना रनौत जो कह रही हैं वो अपनी पार्टी को शायद कोई दुश्मनी, जो जैसा आप बता भी रहे हैं, शायद कोई दुश्मनी पार्टी से निकाल रही हैं, ये भी हो सकता है, या अपनी पार्टी को गर्त में ले जा रही हैं। बहुत हद तक तो बाकी लोगों ने पहुंचा ही दिया है। आने वाला और वक्त और कुछ बताएगा, क्योंकि अब देश की जनता जान रही है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, किसी के पक्ष में बोल रहे हैं। सरकार अगर देश के लिए काम करे तो अच्छा अच्छा, और हम भी अच्छा अच्छा कहेंगे, लेकिन सरकार अगर देश में कहीं ना कहीं, अगर सड़क पे गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ी अंदर जा रही है, तो विजुअल है, लोग देख रहे हैं। अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, पुणे में भारी बारिश हो रही है। पुणे से जो दोस्त जुड़े होंगे वो बताएंगे। मुंबई में रेड अलर्ट, येलो अलर्ट है बारिश की, और ऐसे में आप देख लीजिए मुंबई, पुणे और इन सब से कितनी तस्वीरें कल को आएंगी। कल जब शाम को हम यही बैठकर न्यूज पॉइंट करेंगे तो देश की तस्वीरें बदल चुकी हैं। और ऐसे में सियासत आप उसी ढर्रे पे करते जाएंगे जिस ढर्रे पे 2014 में कर रहे थे। अब की बार मोदी सरकार के नारे लगवा रहे थे, तो वो अब देश की जनता समझ रही है। उस समय जो बच्चा पैदा हुआ था आज 11 साल का हो चुका है, और वो अच्छी तरह से जानता है कि देश में क्या चल रहा है। 11 साल का बच्चा वोट देने का अधिकारी नहीं होता है, लेकिन वो जानता है कि हाँ, कौन है देश का प्रधानमंत्री, कौन है विपक्ष का नेता, इतना तो वो जानता ही है। तो उस लिहाज से बहुत कुछ बदल चुका है इस देश में। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो बातें रख रहे हैं, जो कर रहे हैं, और बिना लाग लपेट के, बिना घुमा फिरा करके जो है टू दी पॉइंट हम बात करते हैं इस न्यूज पॉइंट में। आइए जरा चले सीधे सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, कैसे देखा जाए, एक तरफ नरेंद्र मोदी सोनीपत में, दूसरी तरफ राहुल गांधी उधर जम्मू कश्मीर में सभाएं कर रहे हैं। दोनों की सभाओं की भीड़ को आप देख रहे हैं, किसकी सभा में कितनी भीड़, इस पर भी नहीं जाते हैं, लेकिन उन मुद्दों को कौन उठा रहा है, जहां बेरोजगारों की बात हो रही है, जहां महंगाई की बात हो रही है, जहां मूलभूत अधिकारों की बात हो रही है, और जहां जुमलों की बात हो रही है। और इन दोनों की बातों को अगर देखा जाए, दोनों राज्यों में चुनाव हैं, और ऐसे में राहुल गांधी और खासकर बीजेपी की नेता कंगना रनौत को भी किनारे कर दीजिए, लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि मोदी जी बदमाशी मत कीजिए, बहुत हो गया, इसको इसी रूप में देखा जाए। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। कंगना रनौत को आप किनारे क्यों कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ले आते। कंगना रनौत ने बयान जारी करके कहा है कि वह एक फिल्म अभिनेत्री हैं, साथ ही वह एक राजनेता भी हैं, सांसद हैं। उनके विचार निजी विचार नहीं है। इतना तक उन्होंने कहा कि उनके विचार निजी विचार नहीं है, पार्टी में किसी पार्टी से जुड़ी हुई है वो। हाँ, मेरे विचार से अगर कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। यह उनका बात का बयान है। वो दावा कर रही हैं कि उनके विचार निजी विचार नहीं है। वो यह भी कह रही हैं कि वो अब एक फिल्म अभिनेत्री होने, कलाकार होने के साथ साथ एक पार्टी की नेता भी हैं वो, इसलिए उनके विचारों को निजी नहीं कहा जा सकता। तो आप उनको किनारे कैसे कर सकते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने अपनी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी उनसे कह रही है कि उनके जो विचार है वो निजी विचार है। मैं कंगना जी इस बात को नहीं कह रही हैं। दूसरी चीज ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि किसान कानूनों के बारे में, जो लोग ये कह रहे हैं कि 370 इतिहास का विषय हो गया, वैसे ही वो मान लें कि कृषि कानून इतिहास का विषय हो गया। भारतीय जनता पार्टी साहस नहीं कर सकती। आज अगर ये उन कानूनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उतनी ही प्रतिबद्ध होती तो गौरव भाटिया को आगे कहना नहीं पड़ता कि कंगना रनौत के विचार जो है वो हमारे विचार नहीं है, पार्टी के विचार नहीं है। आप कहते खुल के कि नहीं साहब, उस समय हम लागू नहीं कर पाए, अब लागू करेंगे। कोई साहस नहीं कर सकता, क्योंकि वह वो कृषि कानून ही है। वह हरियाणा के किसानों के साथ
भारतीय जनता पार्टी और खट्टर सरकार का रवैया ही है कि आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के को सहयोग देकर चलाने वाले राजनीतिक दल हरियाणा के विभिन्न इलाकों में वोट नहीं मांग पा रहे हैं। उन इलाकों में वोट नहीं मांग पा रहे हैं जो उनका गढ़ माना जाता रहा। हालत ये हो गई है। तो ऐसा नहीं है कृषि कानून किसानों के दिमाग में नहीं है, किसान उसको भूल गए हैं। 700 लोगों की शहादत दी है जिसका उल्लेख राहुल गांधी ने किया, और सालों साल गर्मी जड़ा बरसात झेलते हुए उन किसानों ने आंदोलन जारी रखा और इस कानून को वापस करा करके तभी उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया। इस सरकार पर यह भी आरोप है कि उस आंदोलन को समाप्त करते समय जो किसानों को आश्वासन दिए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए। तो ये पंजाब का किसान हो, चाहे हरियाणा का किसान हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे देश के किसी राज्य का कोई किसान हो, उस आंदोलन को भूल नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी जितना उसको याद करेगी, दिन प्रतिदिन उसका विश्वास, उसके प्रति अविश्वास लोगों में बढ़ता चला जाएगा। राहुल गांधी ने जो बात कही है, राहुल गांधी की बात राहुल गांधी खुफिया बात ऐसा नहीं कर रहे कि जो हम और आप इसको नहीं समझ रहे हैं। अगर इस देश में मेक इन इंडिया की उपलब्धियां हासिल हुई होती तो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां आगे बढ़ती, स्वाभाविक सी बात है। अगर उत्पादन इकाइयां बढ़ती तो मेक इन इंडिया का जो नारा था वो सफल होता। और जब उत्पादन की गतिविधियां बढ़ती तो जिस बेरोजगारी को लेकर के एकदम मारामारी मची हुई है वो नहीं बढ़ती, लोग संतुष्ट रहते। क्योंकि सवाल तो यही होता है ना कि उद्योग जब बढ़ते हैं, उद्योगों में उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन के क्षेत्र में जब उद्योग बढ़ता है तो बेरोजगारी की समस्या एड्रेस की जाती है। वो हो नहीं रहा है। अंबानी जी किस चीज का उत्पादन कर रहे हैं? आपने बड़े सलीके से नाम ले लिया, पोर्ट, हवाई जहाज, स्टेशन। अरे अडानी जी ने बनाया है क्या? वो बनाया है इस देश के करदाताओं के पैसे से बनाया है। बनी हुई संपत्ति का लाभ कमा रहे हैं अडानी जी। उन संपत्तियों को बनाने के लिए भी नहीं गए हैं। एक हवाई अड्डा बताइए जिसको अडानी जी ने बनाया हो। हवाई अड्डा बन गया, सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया किसानों से, उसको बनवाया, सार्वजनिक संपत्ति से बन गया, उसका रख रखाव की जिम्मेदारी दे देगी अडानी साहब। वो स्थिति नहीं है कि कोई काम उन्होंने खुद आगे बढ़ के किया हो। उनका सब काम ऐसा है जो सरकारी संरक्षण में आय कमाने का धंधा है, लाभ कमाने का धंधा है। बटन का भी उत्पादन नहीं करते, वो सुई और धागा भी नहीं बनाते। अगर वो बना रहे होते तो उनकी औद्योगिक साम्राज्य में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति है इतनी खराब नहीं होती। अगर वो कुछ चीज का उत्पादन कर रहे होते तो जीएसटी में उनका योगदान इतना कम नहीं होता। वो सर्विस सेक्टर के आदमी है जिसमें सब कुछ सरकार करती है, रख रखाव का काम वो करते हैं। ये अपना पैसा निवेश करने वाले लोग नहीं है। उत्पादन इकाइयां अलग है। राहुल गांधी का सवाल जायज है कि अगर मेक इन इंडिया का नारा इतना ही बुलंद हुआ होता तो तमाम उत्पादन इकाइयां बनती, देश भर में उत्पादन इकाइयां बनती। किसी भी राज्य के युवकों को डंकी के रास्ते से यूएस जाने की आवश्यकता नहीं थी, डंकी के रास्ते से दूसरे देशों में जाने की आवश्यकता नहीं थी बिना कागजात के। यह साबित करता है राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी उन्हीं युवकों से यूएस से मिल करके आए हैं जिन्होंने तमाम तरह के कष्ट सहे हैं, तमाम तरह के रिस्क मोल लिए हैं, अपनी संपत्तियों को बेचा है, तमाम ब्याज पर उन्होंने ऋण लिए हैं और अपना राज्य और अपना परिवार छोड़ करके रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में चले गए। और ये नहीं केवल यूएस में जा रहे हैं, ये पंजाब और हरियाणा के लोग बाकायदे यूक्रेन और इजराइल तक में जाने के लिए तैयार हैं। कौन जाएगा? युद्ध ग्रसित राज्य में जाने के लिए कौन लोग तैयार हो सकते हैं? जिन्होंने अपने जीवन की आस छोड़ दी है, जिन्होंने तमाम संभावनाएं छोड़ दी हैं। और ये संभावनाएं किनकी वजह से छोड़ी? जब रोजगार के अवसर सृजित करना इस सरकार ने बंद कर दिया। केवल नारेबाजी आप कर रहे हैं। अगर यह सरकार रोजगार के अवसर सृजित कर रही होती तो आज प्रधानमंत्री जी को सोनीपत में पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करने का समय थोड़े है। ये 10 साल में सत्ता में रहने के बाद आप याद करेंगे कि कांग्रेस आ जाएगी तो उपद्रव बच जाएगा हरियाणा में। क्या आपको यह बताना पड़ेगा कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद हमने व्यवस्था को इतना दुरुस्त कर दिया है कि कोई चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती वहां? यह बात करने की आवश्यकता होती है।
आपको यह बताना होगा कि कुछ भी हो जाए इस प्रदेश की जनता कांग्रेस को पसंद नहीं कर सकती। आपको यह बताना होगा कि हमने इतना काम कर दिया है कि किसी भी अन्य राजनीतिक दल के बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप ये नहीं बता पा रहे हैं। आप उस नेता का चेहरा अपने पार्टी के प्रचार के सामग्री से हटा दिए हैं जिसको आपने 10 साल मुख्यमंत्री बना करके रखा। यह राजनीतिक स्थिति आपकी बन गई। अगर आपकी बात, आपके दावे, आपके नारे, आपके सपने, आपके लक्ष्य इसी तरह से आप पूरे किए होते तो हरियाणा की जनता आपके साथ खड़ी होती। आज ये स्थिति नहीं बनती कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई सहयोगी संगठन नहीं है। आज ये हालात नहीं बनते कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाई है 2019 से लेकर के 2024 तक, उनको लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। आज हालात ये नहीं बन जाते कि भारतीय जनता पार्टी अपने कूटनीतिक प्रयासों से बहुजन समाज पार्टी को भी वहां किसी गठबंधन में शामिल कराती। आप उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं, आप अपना परिवार ठीक कर रखिए ना। वह पार्टी के शैलजा जी के बारे में चिंतित है जिसने आज तक हरियाणा में कोई दलित नेता आगे बढ़ने नहीं दिया। वह पार्टी शैलजा जी के बारे में चिंतित है जो अपने इतिहास में किसी भी दलित नेता को किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। वह पार्टी शैलजा जी के बारे में चिंतित है जो बंगारू लक्ष्मण के अलावा किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, किसी दलित नेता को। आप अपना घर देखिए ना। आपने आप अंबेडकर साहब के नारे, अंबेडकर साहब के लेख आपको बहुत याद आते हैं। वो आज ही क्यों याद आ रहे हैं? 10 साल आप याद कर लेते। एक शैलजा जी को इस कांग्रेस पार्टी ने 6 बार संसद में भेजा है, 5 बार लोकसभा का चुनाव जीती है, अपने जन समर्थन से नेता बनी है। आप अपने किसी दलित नेता का नाम बता दीजिए, किस दलित नेता को आपने हरियाणा में बढ़ावा दिया है? आप शैलजा जी के बारे में आप चिंतित होने लगे कि साहब उनका बड़ा अपमान हो रहा है। आपने जिसका सम्मान किया आप उनकी बात कर दीजिए। आपके पास दरअसल अपना नैरेटिव कुछ है नहीं। आप केवल और केवल पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर हमले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचाया। और प्रधानमंत्री के मुंह से, सत्तारूढ़ दल के बड़े नेताओं के मुंह से लोग पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना के आधार पर समर्थन नहीं देते। 10 साल से आप जम्मू कश्मीर में सत्ता चला रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार क्या मतलब होता है? केंद्र की सत्ता। उस लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपने और अपनी ताकत दे रखी है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद आप ये बताएंगे कि इस राज्य में केवल परिवारवादी पार्टियों ने देश को लूटा है या इस राज्य को लूटा है। उसी परिवारवादी पार्टी के साथ आप मिलकर सरकार भी चलाएंगे और ये नारा भी लगाएंगे। आप राष्ट्रवाद का नारा देंगे और जमात के लोगों को राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति भी देंगे। ये दोनों लोगों के बात समझ में नहीं आएगी। आपने ये कहा था कि जब 370 हम खत्म हो जाएगा तो इस राज्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया? आर्थिक निवेश बढ़ गए, रोजगार के अवसर बढ़ गए, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, औद्योगिक विकास हो गया, जो सेब उत्पादक वहां के किसान हैं उनकी स्थिति बेहतर हो गई। क्या हुआ? बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर उन राज्यों में शामिल रहा है जहां बेरोजगारी दर इतनी कभी नहीं थी, आज 10% से ऊपर है। क्या कर लिया आपने? आप स्थिति है कि चाहे जम्मू कश्मीर हो और चाहे हरियाणा हो, इन दोनों राज्यों में अगर यह भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों की बात करती तो मुझे लगता है कि उसको कांग्रेस की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं थी। राहुल गांधी तो सीधे सीधे एक वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम रोजगार सृजित करेंगे। वो ये कर उन बच्चों से मिलकर के आए जो यूएस में उनसे मिले और उनके परिवार वालों से आकर के हरियाणा मिले। यह काम तो भारत की सरकार भी कर सकती थी। प्रधानमंत्री जी उससे ज्यादा समय रहे हैं यूएस में जी। और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस दुनिया का कोई देश नहीं है जहां इस पार्टी की शाखाएं नहीं है और इसके बड़े बड़े संस्थान नहीं है। तो कहाँ लोग रहते हैं जिनको ये जानकारी नहीं हो पा रही है कि इस तरह से तमाम कष्ट सह करके लोग घुसपैठिए के रूप में विभिन्न राज्य देशों में नौकरी की तलाश में आ रहे हैं और उसे मिला जाए, उनकी बात देखी जाए, उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। सवाल है कि जब तक आप लोगों की समस्याओं का समाधान वास्तव में नहीं करना चाहेंगे तो केवल आप नारा बनाएंगे और वो नारे खोखले साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने जो नैरेटिव बनाया है, चाहे वो हरियाणा हो और चाहे जम्मू कश्मीर, उस नैरेटिव की काट बीजेपी के पास कुछ नहीं है।
उन चीजों के विकल्प के बताने के लिए स्थिति में नहीं है कि जो कांग्रेस कर रही है वह कितनी झूठ है और हम तथ्यपरक बातें ही है, उसके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसलिए स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कांग्रेस की आलोचना करे, और यह जो रास्ता है बीजेपी का अब सफल होने वाला नहीं है। जी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जो गतिविधियां हैं, राजनीति है, उसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। कई हमेशा देखते हैं आप, हम सियासी मसलों पर चर्चा करते हैं, दिन भर की गतिविधियां, उस पर जो आगे की जो रणनीति पार्टियां बनाती हैं और देश के सियासत में, देश के आबो हवा में जो परिवर्तन हम देखते हैं, वो सब भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आना चाहता हूँ जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, और आपसे भी समझूँ, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, इन पर खूब चर्चा हम करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में आज चुनाव हुए, सेकेंड फेज़ का मतदान, और शाम इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो 54.11% की पोलिंग हुई है शाम 6 बजे तक जो पोलिंग थी। उसके बाद ये हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, और ये दिख रहा है कि 55% या उससे ज़्यादा जा सकता है मतदान। 54.18%, और सबसे कम पोलिंग जो हुई है वो श्रीनगर में हुई है 27.62%। सबसे अधिक पोलिंग रियासी में हुई है और यहाँ 71.81%। पुंछ में हुई है 71.59%। उसके बाद राजौरी में हुई है 68.22%, और वडगांव में हुई है 58.97%, और गंदरबल में हुई है 58.81%। एवरेज निकाला जाए तो एवरेज को ख़राब करने के लिए एक ही जगह, एक ही जो ज़िला है वो काफ़ी है, वो है श्रीनगर, जहां बहुत कम पोलिंग हुई है। ये एक सूचना, सिर्फ जानकारी के लिए ये बात यहाँ रख रहा था मैं, लेकिन इस बात के अलावा जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज के चुनाव तक आते, जो चुनाव खत्म हो चुका है, अब लास्ट फेज जम्मू कश्मीर में है 1 तारीख को, और उधर 5 तारीख को हरियाणा में है। जरा आपसे समझना चाहता हूँ अमलेंदु जी, कितना प्रभाव जम्मू कश्मीर का चुनाव हरियाणा के चुनाव पर डाल सकता है? एक बड़ा सवाल है ये, इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर का नाम लेकर तो बीजेपी तमाम राज्यों में चुनाव लड़ती है। चाहे आतंकवाद की बात है तो जम्मू कश्मीर दिखाई देता है, 370 की बात है जम्मू कश्मीर दिखाई देता है। तो ऐसी जो बातें हैं, इन बातों के बीच जब पैरेलली चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, 2 फेज के मतदान हो गए, कितना असर पड़ेगा हरियाणा में जब मतदान होंगे? और हरियाणा में जब मतदान होंगे 5 तारीख को, तब जम्मू कश्मीर के चुनाव समाप्त हो चुके होंगे, इंतजार रिजल्ट का होगा 8 तारीख को। ये राजीव जी, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर हरियाणा पर काफी प्रभाव डालेगा और डाल रहा है। और ऐसे समझ लीजिए कि सिलेंडर जो बट रहे हैं हमारे ईद और मुहर्रम पे, वो सिलेंडर हरियाणा पर भी प्रभाव डालेंगे। हरियाणा में भी बटने चाहिए सिलेंडर, और शुरू हो गया है ये सिलेंडर बटना। और राजीव जी, आप फर्ज कीजिए कि आज अगर हरियाणा में वोटिंग है, और आज ही अगर उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग है, या हरियाणा में ही 2 जगह वोटिंग है, तो प्रधानमंत्री की सभाएं कहां हो रही होती हैं? आज जम्मू कश्मीर में आज वोटिंग है, राहुल गांधी की सभा दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है जहां वोटिंग नहीं है। प्रधानमंत्री की सभा नहीं हो रही है जम्मू कश्मीर में जहां वोटिंग है, वहां उसकी वजह की दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रधानमंत्री की सभा हो रही है हरियाणा में। यानी ये समझा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर पर कितना प्रभाव है और हरियाणा पर कितना प्रभाव है। खबरें जो आई हैं वो खबरें ये है कि हरियाणा में भी प्रधानमंत्री की जो रैली है वो जबरदस्त तरीके से फ्लॉप रही है, और उसने एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है फ्लॉप होने के मामले में। तो अब ये तो साफ तौर पे नजर आ रहा है राजीव जी की चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, दोनों जगह प्रधानमंत्री कुछ असर नहीं डाल पा रहे हैं, और जो असर पड़ भी रहा है वो शायद उल्टा असर कुछ ना कुछ पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो राजीव जी अब जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, अब जम्मू कश्मीर के बहाने आप चुनाव लड़ते थे सारे देश में, और जम्मू कश्मीर को सामने रखकर आप जो थे वो पूरे देश में माहौल बनाते थे, तो वो माहौल अब जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पा रही है। और जम्मू कश्मीर कब्जा करने के लिए जो जुगत लगाई गई और जिस तरीके से वहां अमित शाह जाकर वायदे करके आए, वो सब उल्टा बूमरैंग करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए बाकी जगह। अब आप ऐसा नहीं हो सकता कि वहां जाकर आप कश्मीर में जाकर सिलेंडर और ईद और मुहर्रम पर सिलेंडर बांटे, और यहाँ आप आकर के फिर कहें कि 370 जो है उसको हमने खत्म कर दिया और 370 हटाने के नाम पर वोट दे दें।
370 हटाने के नाम पर अगर वोट मांगना है तो वो जम्मू कश्मीर में ही मांगना पड़ेगा, वरना सिलेंडर जो है वो यहाँ भी बटेंगे फिर ईद मुहर्रम पे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझ सकते हैं कि किस तरीके से बैकुंठ पे तरीके से आना पड़ा है और उसकी राजनीति खराब होती हुई राजनीति नजर आ रही है। दूसरा जो राहुल गांधी ने राजीव जी आज जो जारी किया अपना एक छोटा सा वीडियो कंगना रनौत को लेकर, मुझे लगता है राहुल गांधी के इस वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करेगी और बदमाशी शब्द को लेकर कोई भी किसी तरीके से चू चपड़ नहीं करेगी। उसका बहुत बड़ा कारण है कि अगर राहुल गांधी के इस बदमाशी शब्द पर चू चपड़ करेगी तो चर्चा फिर इस पे होगी कि आखिर कंगना रनौत ने क्या कहा था जिसको राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए बदमाशी शब्द का इस्तेमाल किया है। तो वो सारी बात सामने आ जाएगी, तो फिर जो है माफी मांगनी पड़ जाएगी, दिल से माफ नहीं कर पाएंगे मोदी जी, तपस्या में फिर कमी रह जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पर कोई जो है वो नहीं करेगा। लेकिन ये बात सही है राजीव जी कि कंगना रनौत ने जो कहा है वो मोदी जी के मन की बात ही कही है, चूंकि वो एक और विधायक है भारतीय जनता पार्टी के नंदकिशोर गुर्जर उत्तर प्रदेश से, और वो ये वही नंदकिशोर गुर्जर है राजीव जी, आपको याद होगा कि जब वो किसान आंदोलन चल रहा था तो राकेश टिकैत ने जब लोटा मंगवाया था अपने घर से कि पानी में अपने घर का ही पीऊंगा, तो यही नंदकिशोर गुर्जर जो थे वो गए थे राकेश टिकैत को हड़काने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला जो है ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का ही है। तो सब कुछ राजीव जी, अब राहुल गांधी ने जो जम्मू कश्मीर में बातें कही, जीएसटी को लेकर बात कही, तो ऐसा थोड़ी कि जीएसटी जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान कर रहा है और हरियाणा में बहुत खुशी दे रहा है, तो हरियाणा में भी परेशान कर रहा है। तो इसीलिए राजीव जी जो चीजें जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने तय की है वो बहुत सी चीजें हरियाणा के लिए भी तय हो रही हैं, और वहां की जम्मू कश्मीर का चुनाव हरियाणा को भी इस मामले में प्रभावित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, एक बहुत सही वाजिब सवाल आपने यहाँ खड़ा किया कि आज वहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव है और नरेंद्र मोदी हरियाणा में नजर आ रहे थे, हरियाणा के सोनीपत में भाषण दे रहे थे। कायदे से तो उनको जम्मू कश्मीर के किसी कोने में जाकर भाषण देना चाहिए था, करते यही रहे हैं, और ये बात आप यहाँ रख रहे थे। लेकिन शकील अख्तर जी, आपको क्या लगता है ये दोनों चुनावों में जम्मू कश्मीर को बहुत नज़दीक से आपने देखा है, लंबा वक्त पत्रकारिता का वहाँ आपने गुजारा है और उस दौर में गुजारा है जिस दौर में आतंकवाद चरम पर था। आज जब एक शांति खामोशी इसके बीच चुनाव हो रहे हैं, वैसे में हरियाणा पर जम्मू कश्मीर के चुनाव का कितना असर पड़ेगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सवाल के साथ हमलेंदु जी के पास गया था उसी सवाल के साथ आपके पास भी आ रहा हूं। और उस लिहाज से भी जब हिंदुस्तान में अभी से थोड़े दिन पहले जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें भी हमने 370 खत्म किया, हमने राम मंदिर बनवाया, हमने ये किया, हमने वो किया, बहुत सुन लिए। लेकिन अब जब आप जम्मू कश्मीर और 370 की बात कर रहे हैं जो वहां नहीं करते जाकर के उसके बाहर करते हैं, तो क्या हरियाणा पर इसका असर पड़ेगा? देखिए राजीव जी, पहले तो एक छोटा सा करेक्शन कि ये जो है सेकंड फेज के चुनाव में ही कश्मीर वैली में खाली पोलिंग नहीं हो रही है, फर्स्ट फेज में भी कश्मीर वैली में पोलिंग हुई थी, तीनों फेज में कश्मीर वैली में पोलिंग रखी है। बिल्कुल है, बिल्कुल फर्स्ट फेज। हाँ, तो वो एक छोटा सा करेक्शन कि कश्मीर के बारे में लोग बहुत ही ध्यान से सारी बातें रखते हैं अपने रिकॉर्ड में, तीनों फेज में। और कश्मीर में जब मैं कश्मीर अगर बोल रहा हूं तो इसका मतलब कश्मीर जम्मू कश्मीर बोल रहा हूं। मुझे अगर मैं बोल रहा हूं आपके बोलने की बात नहीं कर रहे जी, गलती से भूलवश प्रशांत जी के मुंह से निकल गया था कि पहली बार सेकंड फेज में कश्मीर में पोलिंग हो रही है, तो वो प्रशांत जी से जल्दी में निकल गया होगा। वो हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि फर्स्ट फेज में भी हुई थी, उन्हें मालूम होगा ये बात। प्रशांत जी रिकॉर्ड अच्छी तरह रखते हैं, फर्स्ट फेज में भी हुई थी, सेकंड में आज हो रही है और थर्ड में भी होगी। आपकी बात नहीं कर रहा मैं। तो ये जरूरी होता है थोड़ा सा हमारे इसमें रिकॉर्ड का सही रखना। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम जरूर करना चाहेंगे कि बात जो है वो किसानों की हो रही है, और किसानों की जब बात होती है तो ये बात हमको बड़े साफ तरीके से समझना चाहिए कि बीजेपी और बीजेपी की पूरी जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा से किसान विरोधी रही है। देखिए, जो समूह होते हैं, समुदाय होते हैं, मूलतः वो दो ही होते हैं, एक किसान और एक व्यापारी। किसानों से ही सब निकले हुए होते हैं, फौज में भी किसानों के ही लड़के जाते हैं, खेलों में भी जाते हैं, नौकरियों में भी जाते हैं, सब जाते हैं, और व्यापारियों के लड़के और बच्चे अलग तरह से काम करते हैं। तो ये जो है बीजेपी हमेशा से व्यापारियों की पार्टी रही है, और ये जो किसान है इनके शोषण के ऊपर ही बीजेपी तो खैर है ही, बाकी सारे शासकों का भी
शासन हमेशा डिपेंड रहा है। इसलिए अगर हम ये सोच ले कि कंगना रनौत की ये बात उसकी अपनी है, तो बिल्कुल नहीं है। ये बीजेपी की सोच की ही बात है और ये हमेशा कायम रहेगी कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा हम परेशान कैसे कर सकते हैं, उनका शोषण हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने आज इतना बड़ा शब्द बोला है। और राहुल गांधी, कंगना रनौत पे राहुल गांधी को बोलने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी बड़े बड़े लोगों पे कमेंट नहीं करते हैं। तो लेकिन ये जो एक विचार था, एक बहुत खतरनाक विचार था, इसलिए राहुल को वीडियो के साथ खुद आना पड़ा। और आप देखिए कि भारत में अगर किसानों के हित में सबसे पहले किसी ने काम किया है तो कांग्रेस सरकार ने आजादी के बाद काम किया है, नेहरू ने ही काम किया है। जमींदारी प्रथा खत्म की, नहरें बनवाई। प्रशांत जी को तो अच्छी तरह मालूम होगा, इन्हीं के इलाके में सबसे पहला अवध आंदोलन हुआ था किसानों का, जहां नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया था, वहीं से शुरू हुआ। तो कांग्रेस या ये विचारधारा हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। गांधी जी चंपारण गए थे। लेकिन बीजेपी को अभी हमें अच्छी तरह याद है कि जब ये सरकार में नहीं आए थे, उससे पहले भी ये लोग ऐसे पोस्टर छपवाते थे कि किसान जो कुछ करता है वो व्यापारियों के लिए करता है। आज तो किसानों पे ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं और उन्होंने बता दिया कि किसानों को किस नजर से देखते हैं। पहले दबके छुपके कहते थे, तो कहते थे किसान का उत्पादन ये देश के लिए नहीं है, खुद के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, ये व्यापारी कैसे इसके जरिए ज्यादा मुनाफा कमाए, इसके लिए होता है। तीसरी बात, जो आपने जम्मू कश्मीर के चुनाव और हरियाणा के चुनाव के अंतर संबंध की बात की है, तो देखिए बीजेपी की सारी राजनीति जो है जम्मू कश्मीर पर ही आधारित रही है, शुरू से लेकर आज तक, कि जम्मू कश्मीर में यह हो रहा है इसलिए रेस्ट ऑफ इंडिया में यह होना चाहिए। और उसको इसके लिए कभी भी कोई सफलता नहीं मिली। और आज भी जो है हरियाणा के अंदर वो सवाल उठाते हैं अगर 370 का, तो हरियाणा के लोग कहते हैं कि पहले आप किसान की बात करिए, पहले आप रोजगार की बात करिए, पहले आप अग्निवीर की बात करिए। तो आज की तारीख में मोदी चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन कश्मीर का जो भड़काऊ नैरेटिव इन्होंने पेश किया था वो अब देश में कहीं नहीं चलेगा। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, वहां भी नहीं चलेगा। अभी झारखंड में चुनाव होंगे, वहां भी नहीं चलेगा। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जो राहुल गांधी ने आज कही है और जिसको आपने अपना मुख्य थीम बनाया है और जो आप बात कह रहे हैं, वो यही है कि किसानों के बारे में मोदी जी या बीजेपी क्या सोचती है। इसको कभी ये क्लेरिफाई नहीं कर सकते, कभी क्लेरिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मूलतः जो है ये किसानों के समर्थक लोग नहीं है। सोनिया गांधी थी, किसानों की कर्ज माफी उन्होंने करी और मांग करती रह गई कांग्रेस, इन्होंने किसानों की कर्ज माफी नहीं करी। किसान को सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो कर्ज से है, प्राइवेट साहूकार के कर्ज से है, सरकारी कर्ज से है। और अभी जो है, अब ये सारी खबरें, फसल का टाइम आ रहा है, गेहूं बोने का टाइम शुरू होने वाला है। जो लोग अरहली बोते हैं, हमने बताया था कि अभी धान कट गई है, खेत खाली हो गए हैं। हरियाणा और पंजाब का किसान और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में किसान 3-3 फसलें ले रहा है। गेहूं की बुआई शुरू हो रही है, खाद चाहिए और खाद पे मारामारी शुरू हो गई है। खाद के साथ में व्यापारी जो है वो लोग दूसरी चीजें किसान को जबरदस्ती बेच रहे हैं। ये समस्या 10 साल पहले कहीं नहीं थी। किसान को खाद मिलती थी कीमत पे सही, अब उसका वजन कम कर दिया जा रहा है, कीमतें बढ़ाती जा रही हैं, बोरे का वजन कम किया जा रहा है। ये सब चीजें हमारे यहां ज्यादा बताई नहीं जाती हैं, लोग सुनते नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे यहां पे आबादी है तो किसानों की है। ये शहरों में जितने लड़के बसे, हम बार बार कहते हैं, उसके पहले की पीढ़ी बसी है, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले के, सब गांव से ही तो आए हैं, सब गांव से आए हैं। कोई 20 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 50 साल पहले। तो किसानी को भूल नहीं सकते और इसीलिए ये मोदी जी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने जा रही है और हरियाणा इसका सबसे बड़ा गवाह बनेगा। आप देखिए कि हम लोग भी ये सब बातें करते हैं, हम भी बहुत लिखते हैं। हमने भी कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी हो रही है, कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति थी, कांग्रेस के गुटबाज नेता उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मगर वहां की जनता जो है बजिद है कि हम बीजेपी को हराएंगे, और बीजेपी को हराएंगे तो जाहिर है उनके पास विकल्प कांग्रेस है, और उस कांग्रेस के विकल्प में एक राहुल गांधी का बहुत बड़ा रोल है।
राहुल गांधी के चेहरे पे और कांग्रेस की नीतियों पे। क्योंकि कांग्रेस पे आप चाहे जितने आरोप लगा लें, गालियां दे लें, जो करते रहते हैं सब कर लें, लेकिन किसान के मुद्दे पर, मेहनतकश के मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा जो है वो इनके साथ खड़े रहे। कोई ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी या कांग्रेस कभी अंबानी अडानी के साथ खड़े रहे हैं या खड़े हो सकते हैं। वो हमेशा जो है श्रमजीवी के साथ खड़े रहे हैं, वर्किंग क्लास के साथ खड़े रहे हैं। तो ये सारे के सारे मुद्दे आज इस चुनाव में उठ रहे हैं, और चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, दोनों जगह जो है मोदी जी की हालत अच्छी नहीं है। मोदी जी को जम्मू में उम्मीद थी। वो देखिए, मोदी जी का खेल जो है वो समझना बहुत जरूरी है। मोदी जी के जीवन की एक ही महत्वाकांक्षा और बची है, बाकी सब उन्होंने कर लिया। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बनाना, और ये सारा चुनाव उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया है। इंजीनियर रशीद को वहां इसलिए लड़ाया गया है, जब देखा कि गुलाम नबी आजाद से नुकसान हो रहा है, उनको हटा ही दिया गया। बिल्कुल गुलाम नबी आजाद का करियर खत्म कर दिया पूरा, अब वो कभी वापस नहीं आ सकते, और उन्हें मानना पड़ा। क्या दबाव था उनके ऊपर, लड़ते हारते वो अलग बात होती, लेकिन उन्हें हटा दिया कि उनके पास जितने वोट जाएंगे उससे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जमाते इस्लामी और इंजीनियर रशीद के जो वोट हैं वो कम हो जाए और उनकी सीटें ना निकल पाए। उन्हें उम्मीद है कि कुछ सीटें वो वहां पे निकाल के ला रहे हैं। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। तो जम्मू से उन्हें उम्मीद थी, कुछ कश्मीर से उम्मीद थी, और वो बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनाने की वहां पे हर संभव कोशिश कर रहे थे, और अब भी करेंगे जी। अगर किसी भी तरह से कांग्रेस की सीटें कम हो गई तो ये फायदा सीधा बीजेपी को जाएगा। देखिए, एक बात हम और साफ कर दें, आज बता दें यहां पे, वैसे तो कश्मीर के लोग तो सभी जानते हैं, लेकिन यहां के लोगों के लिए बता दें कि कश्मीर में सिर्फ एक ही बात पक्की है, केवल एक बात, कि कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। बाकी वहां किसी भी पार्टी के बारे में वहां का कोई भी जानकार इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। खुद शेख अब्दुल्ला कहते थे, फारूक अब्दुल्ला की तो बात छोड़ दीजिए, खुद शेख अब्दुल्ला कहते थे कि भाई हमारी मजबूरी है, केंद्र में कोई भी सरकार हो हमें उसका साथ देना पड़ता है। और फारूक ने तो हमसे ही कहा था कि चाहे शैतान की सरकार हो हम उसका साथ देंगे, और वाजपेयी सरकार का फारूक अब्दुल्ला ने साथ दिया था, और साथ लिया था भाजपा ने। आज वो फारूक अब्दुल्ला को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को देशद्रोही बता रहे हैं। 1999 में तो उनकी सरकार में उमर अब्दुल्ला शामिल थे, विदेश राज्य मंत्री, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री का ओहदा दिया था उमर अब्दुल्ला को बीजेपी ने। और फिर जिन मुफ्ती के सामने और मुफ्ती के लिए और महबूबा मुफ्ती के लिए क्या क्या नहीं कहा इन्होंने, उनकी सरकार में शामिल रही है, मुख्यमंत्री पद लिया, और इन्हीं के सामने खुद प्रधानमंत्री मोदी के सामने जम्मू में 2015 है, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे थे, शपथ ले रहे थे जम्मू के अंदर, तो क्या कहा था सईद मुफ्ती सामने कि पाकिस्तान की मेहरबानी से, आतंकवादियों की वजह से हम ये चुनाव संपन्न कराने में सफल हुए हैं, और मोदी जी बगल में बैठे हुए थे। तो क्या बात करेंगे ये राष्ट्रवाद की, देश प्रेम की, भारत की? इनके सामने मुफ्ती साहब ने कहा, और ये एक बार विरोध नहीं कर पाए, ये नहीं कह पाए कि चुनाव हमने कराया है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला को कहते हैं, फारूक तो कहता था कि सरकार ने कराए, हमारे केंद्र सरकार ने कराए हैं, नरसिम्हा राव ने करवाए हैं। 1996 के चुनाव, आतंकवाद के बाद पहले चुनाव हुए थे, 87 के बाद 96 कांग्रेस सरकार ने कराए थे, नरसिम्हा राव ने। तो ये जो है इनका सारा का सारा जो है बीजेपी की राजनीति इस 10 साल के बाद में सब एक्सपोज हो गई है। इनके सारे अंतर विरोध जो है अब सामने आ गए हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, या कल होने वाले जिसको इन्होंने टाल दिया है झारखंड के और महाराष्ट्र के चुनाव हो, ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे जा रहे हैं, और बीजेपी के लिए इन चारों राज्यों में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। जी जी प्रेम कुमार जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ शकील अख्तर जी रख रहे थे कि भाजपा की कोशिश यही है, नरेंद्र मोदी की कोशिश यही है कि मुख्यमंत्री वहाँ भाजपा की हो, जम्मू कश्मीर में बन जाए। बिहार में लेकिन आज तक नहीं बनवा पाए, ये भी एक सवाल है। बिहार में तो सरकार है, उसके बाद नहीं बनवा पाए आज तक। जम्मू कश्मीर में बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, लेकिन क्या आपसे भी समझना चाहता हूँ कि हरियाणा
और जम्मू कश्मीर दोनों के चुनावों में क्या फ़र्क है, आज की तारीख में क्या आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा जा रहे हैं, आज भी गए, दूसरी यात्रा उनकी थी हरियाणा की, दूसरी सभा कह लें, और कुछ फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देता है हरियाणा में, या यहाँ से कोई फ़र्क डालते हुए नज़र आते हैं प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर पे? राजीव जी, पहले थोड़ी सी बात उस बात पर कि कश्मीर के में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। देखिए, बीजेपी या नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा सपना था वो उन्होंने पूरा कर लिया कि एक इकलौता स्टेट जहां मुसलमान मुख्यमंत्री होते थे और लगातार होते थे, उसको उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। वो उनका सपना पूरा हो गया। अब मुख्यमंत्री बीजेपी का बने ये हमें नहीं लगता, क्योंकि भाई दक्षिण में तो सारे स्टेट हैं जहां मुख्यमंत्री नहीं, केरल में नहीं है, एक कर्नाटक में बना पाए, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में, तेलंगाना में, सब जगह कहीं भी बीजेपी का कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। नॉर्थ ईस्ट तक उन्होंने अपनी पहुंच बनाई, बंगाल में नहीं रहा, कभी न हो सका, बिहार का आपने उदाहरण दिया, वैसे जम्मू कश्मीर है। तो ये हसरत जैसी कोई बात हो ऐसा हमें नहीं लगता। और दूसरी बात है कि जो आपने प्रश्न किया वहां हम लौटते हैं, वो प्रश्न है कि इन दो स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो इसका एक दूसरे के स्टेट में क्या असर पड़ रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का भाषण अगर आप देखते हैं आज सोनीपत में, तो उन्होंने उठाया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को हमने इस तरह से खत्म कर दिया कि यहाँ की माताएं जो लगातार सैनिक शहीद होते थे और उनकी माताओं को हमने सुकून पहुंचाया है, हरियाणा के माताओं को, ये कि उनके अब यहाँ शव नहीं आते हैं, इस तरह से उन्होंने बातें कही। तो ये जोड़ने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का आतंकवाद जो है खत्म होने से हरियाणा की महिलाओं को बहुत हुआ है, यहाँ के सपूत अब मरते नहीं। ये संदेश देने की उन्होंने अपने हक में कोशिश की। लेकिन कश्मीरी पंडितों पर आज तक एक शब्द नहीं कह पाए, जो कि जिस तरीके से ये मुद्दा बनाते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ के मुस्लिम बहुल पार्टियों ने, वहाँ के शासन ने सताया और परेशान किया, तो उन कश्मीरी पंडितों के लिए इनके पास एक शब्द नहीं है। तो इसका चुनाव पर असर हरियाणा नहीं पूरे देश पर पड़ेगा कि ये इस 10 साल के शासनकाल में इन्होंने किया क्या कश्मीरी पंडितों के लिए। उसके बाद बहुत सारी बातें कि आतंकवाद को हमने काबू कर लिया है, तो आतंकवाद को काबू कर लिया तो जम्मू में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती रही हैं। अभी भी वैष्णो देवी की यात्रा जब होती है तो पूरा इलाका संवेदनशील हो जाता है। ये स्थिति तो पहले से खराब हुई ना, पहले तो ये प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न मुद्दे नहीं बन, मुद्दा क्या बन रहा है? मुद्दा बन रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कॉमन सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा, और हरियाणा का मुद्दा जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का चढ़ता है, राहुल बनता है, प्रेम कुमार जी, आवाज़ आपकी कट रही है, शायद आपके फ़ोन पे कॉल आ रहा है या कुछ शायद है, आवाज़ काफ़ी दब रही है बीच बीच में। ये एक दो बार मैंने महसूस किया है कि होता है, शायद उस समय कॉल आ रही होती हो या कुछ और है। जी प्लीज। कॉल से हम जुड़े नहीं हैं, मोबाइल से तो नहीं जुड़े हैं जी, पता नहीं, लेकिन ये पिछले दिनों लगातार एक बार तो होता ही होता है आपके उसमें। ये चेक करने की ज़रूरत है, लेकिन प्लीज़ अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी जी, तो वो ये है कि बेरोजगारी का मुद्दा जब यहाँ हरियाणा में उठता है तो पूरे देश में उठता है और जम्मू कश्मीर के भी मतदाताओं को प्रभावित करता है। जब जम्मू कश्मीर में सेब उत्पादक के बहाने से जब राहुल गांधी बात रखते हैं कि किस तरीके से अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, या किसानों, तो सबका ध्यान किसानों पर का भी ध्यान जाता है कि हमारी खेती का भी जो 3 काले कानून आए उसका भी फायदा क्या अडानियों को ही पहुंचाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। ये प्रश्न लंबे समय से किसानों के सामने है, ये चिंता सामने है, तो ये चिंता भी अलाइन होती है। यानी बीजेपी की जो सियासत है, उसकी शैली है, उसकी पीड़ित जम्मू कश्मीर की भी जनता है और उसकी पीड़ित हरियाणा की भी जनता है और देश की भी जनता है। तो इसीलिए जब राहुल गांधी सैद्धांतिक रूप से आक्रमण करते हैं नरेंद्र मोदी की सियासत पर कि ये डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं, ये बांटते हैं, केवल हिंदू और मुसलमान को नहीं,
जाति और धर्म के नाम पर भी बांटते हैं, किसान गैर किसान भी करते हैं, उत्तर दक्षिण भी करते हैं, तो वो बातें जनता के मन में जाती है। यही कारण है कि हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो राहुल गांधी बोलते हैं या फिर नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं, उन दोनों बातों का असर हरियाणा में पड़ता है, और हरियाणा में जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं और जम्मू कश्मीर में नहीं बोलते हैं वाइस वर्सा, तो उसका भी असर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये बातें हमें साफ तौर पर नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत रोचक है। दोनों ही स्टेट में बीजेपी पिटती नजर आ रही है, तो निश्चित रूप से एक दूसरे स्टेट पर प्रभाव भी दिख रहा है, और वो प्रमाणित बात है कि हरियाणा का असर जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर का असर हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ बनता दिख रहा है। चूंकि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने, जो कि दोनों जगह कॉमन पार्टी है, उन्होंने इस चीज को समझाया है, मुद्दों को समझाया है। जी प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं दोनों स्टेट को अगर देखा जाए तो? देखिए, हरियाणा का जहाँ तक सवाल है राजीव जी, हरियाणा में दो मुद्दों ने हरियाणा के मतदाता को बहुत पहले तैयार कर दिया था। वहाँ पे बीजेपी की बहुत शुरुआती आप कहें कि चूक हुई या जानबूझ के चूक होने दी, इस पे भरोसा था कि हम हिंदू मुसलमान नैरेटिव से सब चीज़ें कर लेंगे। एक था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन ने राजीव जी मीडिया के बारे में भी, जो खासकर बीजेपी समर्थित मीडिया है, उसको अपने आंदोलन के स्तर पर घुसने नहीं दिया। तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी, मीडिया का पूरा नैरेटिव जो टीवी मीडिया है, वो हरियाणा की जनता उसके प्रति बहुत जागरूक है, सजग है। वो मीडिया का खेल किसान आंदोलन के दौरान देख चुके हैं। तो मीडिया के जरिए कोई कहानियाँ राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, किसी और के बारे में, तिरुपति के लड्डू के बारे में, वो वहाँ पे हरियाणा की जनता उसको बहुत शक की निगाह से देखती है। वो एजुकेट हो चुके हैं। दूसरा मुद्दा विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट के मामले में भी मीडिया, बीजेपी, सरकार, तीनों को देख लिया हरियाणा के लोगों ने, और अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह ताकतवर हैं। उसी फेडरेशन में उन्हीं के लोग थे। उनका बेटे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया गया। एक भी दिन वो सलाखों के पीछे नहीं जा पाए, इतने संगीन आरोप के बावजूद। तो इन दो घटनाओं ने हरियाणा का इलेक्शन तो पहले ही तय कर दिया था। अब उसमें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन, जो भी वहाँ पे हो, मेनली कांग्रेस है, तो कांग्रेस बीजेपी के बीच में अगर टक्कर है तो कांग्रेस इसलिए वहाँ पे शुरुआत से ही भारी है क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में ये दोनों चीज़ें रही हैं। जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है, देखिए जम्मू कश्मीर में अभी आप प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि मुस्लिम मेजॉरिटी माइनॉरिटी स्टेटस वाली जो सीटें हैं, 60 सीटें हैं। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। वहाँ पे उन 60 सीटों में से जहाँ पे मुस्लिम बाहुल 60 सीटें दोनों जम्मू और कश्मीर रीजन मिलाकर हैं, मुख्यमंत्री तो उन्हीं से बनेगा। अब वो कोई भी किसी की भी सरकार आए, लेकिन जैसा हम लोग 2 दिन से 3 दिन से देख कर आए हैं, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को काफ़ी एज है, और वो वैली में तो है ही, लेकिन जम्मू इलाके में भी एज है। तो इन दोनों जगह से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही है। तो दिक्कत क्या है राजीव जी कि जो लोकसभा के इलेक्शन में हो रहा था कि बीजेपी शुरुआत से अपने जो नैरेटिव है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कंगना रनावत आज नहीं भी बोलती ये बातें, तो क्या हरियाणा के किसान बीजेपी को अपने पक्ष का मान लेते हैं? नहीं, हरियाणा के किसान तो पहले से ही बीजेपी को पहचान चुके हैं, किसान आंदोलन के समय से ही। तो ये 2-3 मुद्दे जो हैं, पहलवान, किसान, जवान, इसी के इर्द गिर्द हरियाणा का चुनाव हो रहा है, और इन तीनों मुद्दों पे बीजेपी कुछ बोल नहीं पाएगी। जहां तक कश्मीरी पंडितों का मामला है, मोदी साहब हरियाणा में कह सकते हैं, कश्मीर में जाके कभी नहीं कहेंगे।
वहां ये मुद्दा नहीं बनाएंगे जी। अगर बनाएंगे तो मैं देखना चाहूंगा कि कैसे बनाते हैं, कब बोलते हैं, बोलना चाहिए। और ये देश की जनता को भी देखना चाहिए कि कश्मीर को कहाँ कैसे भुनाते हैं। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं दोनों राज्यों के, अगर तुलनात्मक बातें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चुनाव दोनों राज्य में है और सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव जम्मू कश्मीर में है 10 साल बाद। मेरा अपना मानना है कि दोनों राज्यों में चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से हरियाणा में किसानों का सवाल है, पहलवानों महिला पहलवानों का सवाल है, युवाओं का सवाल है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी वहाँ युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा है, लोगों की जो आज़ादी का सवाल है, तमाम नागरिक सुविधाओं में कटौती का सवाल है, जनप्रतिनिधियों से मुक्त समाज पिछले 10 सालों से बनाने की जो कोशिश की हुआ है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा सवाल है पूरे जम्मू कश्मीर में। 370 का सवाल जो पहले ये माना जाता था कि घाटी का महत्वपूर्ण लोगों के विमर्श का विषय है, वो घाटी की तुलना में जम्मू में ज़्यादा विमर्श का विषय हो गया है। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर बाहर से लोग आकर के बसेंगे या कारोबार शुरू करेंगे या रोजगार के अवसर तलाशेंगे तो घाटी में न जा करके सभी अवसर उनको जम्मू में चाहिए। तो जो जम्मू में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि 370 समाप्त होने को लेकर के जम्मू के लोगों में उत्साह हो सकता है, वो नहीं है। जिस स्थानीय युवाओं की तुलना में बाहर से आने वाले लोगों की को जो प्रोत्साहन है, उसको लेकर के लोगों के मन में नाराजगी है। जो रोजगार के आप जम्मू कश्मीर के जो विश्वविद्यालय हैं उनको आप देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार के चलने वाले विश्वविद्यालयों में अधिकांशतः उत्तर भारत के लोग कुलपति बनाए गए, रजिस्ट्रार बनाए गए, विभिन्न विभागों में प्राध्यापक बनाए गए। ये सबके सामने है। स्थानीय मुद्दे वहां बहुत महत्वपूर्ण है। वहां सवाल यह है कि जैसे यहाँ का किसान प्रभावित है हरियाणा का, कि मेरा कृषि कानून को लेकर के जो उसका आंदोलन हुआ और किसानों को लेकर के जो राज्य सरकार का रवैया रहा। अभी शक्ति जी ने बात की कि जो जल्दी फसल आने वाली है धान की, उसकी खरीदारी बंद कर दी गई। वही स्थिति वहां के सेब किसानों की स्थिति है। सेब, वहां के सेब किसान जमाने से जो पैकिंग का गत्ता होता है उसको जीएसटी को लेकर के घटाने की मांग करते रहे। वह मांग श्रीनगर में भी होता रहा, वही मांग हिमाचल में भी होता रहा, उसकी परवाह नहीं की गई। हस्त कौशल विकास की बात की गई कि जो श्रीनगर में चाहे जम्मू में जो स्थानीय कुशल कारीगर हैं उनको विकसित करने का जो सवाल है वो भी नहीं किया गया। ये केवल और केवल एक अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ, आतंकवाद, इसको लेकर के तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको दबाने की कोशिश की गई, जबकि हुआ कुछ नहीं। आप याद कीजिए कि 2014 में जब ये सरकार सत्ता में आई थी, उस समय घुसपैठियों या आतंकवादी घटना में सामान्य नागरिकों के हताहत होने की संख्या लगभग 250 थी जी। यह संख्या अब तक 700 से ऊपर, 700 के आसपास पहुंच चुकी है इस साल। पिछले सालों में भी यही होता रहा है। जो सीमावर्ती पर होने वाले संघर्ष में सैन्य बलों के लोगों के हताहत होने की संख्या है, वह जो 2014 के बाद से लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये सभी चीजें वहां पर, वही स्थिति हरियाणा में भी है। दोनों राज्यों में स्थानीय मुद्दे बहुत गंभीरता से हावी है और भारतीय जनता पार्टी इसको कोशिश कर रही थी खींचने के लिए कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लेके जाए। इसीलिए वो आप प्रधानमंत्री जी के भाषणों में सुनेंगे कि तमाम कांग्रेस की सरकारों की आलोचना कर रहे हैं, या वही परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, आतंकवादियों से साठगांठ, इस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाने की कोशिश की जो उन्होंने रैलियां की जम्मू क्षेत्र में। तो वो है नहीं, दरअसल वो वह विमर्श लगभग कमजोर हो गया है। जो स्थानीय सवाल हैं दोनों राज्यों में वो गंभीर है। मेरा अपना मानना है कि चूंकि स्थानीय मुद्दों पर ये पूरा का पूरा चुनाव है, स्थानीय सामाजिक समीकरणों पर मुद्दा ये चुनाव है, इसीलिए ये चुनाव भी बीजेपी के इर्द गिर्द ही है। या तो बीजेपी के पक्ष में है या बीजेपी के खिलाफ है।
बीजेपी के खिलाफ का माहौल इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी के अपने उम्मीदवारों को और पहले बीजेपी के सहयोगी रह चुके राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अपने राजनीतिक अभियान चलाने में दिक्कत आ रही है। वहां के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह वहां के राजनीतिक स्थितियां का एक बड़ा भारी संकेत है। आप जेजेपी की स्थिति देख लीजिए। जेजेपी की स्थिति है कि उनके 10 में से 7 विधायक छोड़ के चले गए चुनाव के ठीक पहले। तो यह सामान्य तो नहीं होता, बिना कारण तो नहीं होता है। वो भारतीय जनता पार्टी ने गैर बीजेपी मतदाताओं के बंटवारे के लिए तमाम कोशिशें की है। आप जम्मू कश्मीर में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उपस्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो किस बात का संकेत है? कौन उनको सहयोग कर रहा है? यह पैटर्न तो जम्मू कश्मीर में कभी नहीं था। और यह जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पता है कि बीजेपी के साथ केवल और केवल कांग्रेस नहीं देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी सरकार में शामिल हो रह चुकी है। पीडीपी उनके साथ मिलकर के सरकार बना चुकी है। लोन साहब बाकायदे जो उनका पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी है उनके साथ खड़े दिखाई पड़े हैं। गुलाम नबी आजाद साहब बड़ी बड़ी बात पहले से मोदी जी के बारे में कहते रहे हैं। ऐसी कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। यह इंजीनियर राशिद के बारे में जरूर कहा जा रहा है वहां कि वो बीजेपी के विरोध में अपनी राजनीति उनकी खड़ी हुई। लेकिन अब अगर वो ऐसा कोई भी प्रयास में अगर वो लगे हुए हैं जो बीजेपी के खिलाफ लगे हुए संगठित ताकतों के विरुद्ध है, तो लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे। वो जन समर्थन उनको नहीं मिलने वाला जी, जो स्थितियां बता रही हैं। तो मेरा अपना मानना है कि दोनों राज्यों का जो चुनाव की स्थितियां हैं वो स्थानीय मुद्दों पर है। भारतीय जनता पार्टी इसको राष्ट्रीय मुद्दों पर ले जाने की कोशिश भले करे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में लेके जाना चाहती है इस चुनाव को, वो सब आप देख चुके हैं। लेकिन उससे इतर ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, दोनों राज्यों में कुछ कॉमन मुद्दे भी हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी ये बहुत ही सामान्य मुद्दा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, चाहे वो हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो। उसके अलावा हरियाणा की जब बात करें तो आप देखते हैं पहलवानों की बात होती है, किसानों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, अग्निवीरों की बात होती है। और ऐसे ही अगर जम्मू कश्मीर आप जाते हैं तो वहाँ 370 की बात नहीं होती है। 370 की बात करने वाले लोग जो हैं वो वोटर्स अगर हैं तो उनके दिलो दिमाग में क्या है वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और बीजेपी खासकर 370 पर बात नहीं करती है। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की समस्या, ये तमाम मसले वहाँ पर भी हैं। तो अलग अलग मुद्दों और उन सब मुद्दों के बीच हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव। लेकिन एक मुद्दा जिसके इर्द गिर्द चुनाव, तमाम चुनावों को लाने की कोशिश बीजेपी करती रही, वो है 370। क्या ये मुद्दा आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए या बीजेपी की नैया को पार लगाएगा, देखना होगा। आज 54 लगभग 55% का मतदान क्या कहलाता है, क्या कहता है, और इसके क्या रिस्पॉन्स आने वाले समय में हम देखेंगे, वो सब सामने आ जाएगा। ये मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सुनील जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, शकील अख्तर जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़े बने रहे। आप तमाम साथी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोग अपनी बात, अपने विचार लिखते हैं। और जैसे शुकू गोप हैं, विनोद कुमार गुप्ता जी, आप सही कह रहे हैं, आपस में बातचीत इन लोगों की चल रही है। जैनाब भी हैं, ज्योति भी हैं, श्री किरण जे भी हैं, हरजी पटेल साहब हैं। इस